हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल बैक टू द ज्ञानम। और जैसे कि हम अपनी सीरीज को कंप्लीट कर रहे थे पॉलिटी को, उसी लेक्चर को हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। आई रियली अपोलोजाइज फॉर द लास्ट लेक्चर जहां पर हमें वॉइस की डिस्टोर्शन हो रही थी, इसलिए उस टॉपिक को हम दोबारा से री रिकॉर्ड कर रहे हैं सो दैट आपको वो अच्छे से समझ आए। ठीक है। एंड क्लास, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिन्होंने पिछली सीरीज नहीं देखी एक बार उसको कंप्लीट कीजिए, आपको कोरिलेशन समझ में आएगा एंड दिस विल गोना हेल्प यू इन द फर्दर एग्जाम्स। ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। आज स्टडी करेंगे कि किस तरीके से जब भी हम कोई केस स्टडी करते हैं, जब भी देश में कोई बात होती है, तो हर बार बात प्राइम मिनिस्टर पे क्यों आती है, क्यों हम बार बार मोदी जी का नाम लेते हैं कि मोदी जी की वजह से डेवलपमेंट हुई, इस चीज के लिए मोदी जी रिस्पॉन्सिबल है, या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम लिया जाता है, या अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया जाता है, या सीधा जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लिया जाता है। क्या रीजन क्या है इस चीज का? ठीक है, आज इसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे। फर्दर हम ये भी देखेंगे कि हमने प्रेसिडेंट का नाम क्यों नहीं लिया, क्यों हमने नहीं बोला कि डेवलपमेंट नहीं हो रही तो हमने रामनाथ कोविंद जी का कसूर है, क्यों क्यों हमने आपके प्रतिभा पाटिल जी का नाम नहीं लिया, या हमने राजेंद्र प्रसाद जी का नाम नहीं लिया। ठीक है। तो उसको स्टडी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट और टेक्निकल टॉपिक है अगर मैं पॉलिटी की टर्म में इसको देखता हूं। ठीक है। सो वी विल गोना स्टार्ट विद दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो प्राइम मिनिस्टर है उसके बारे में बात करेंगे। क्लास मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था कि जब हम लोग इसको स्टडी करते हैं तो रियल एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव में फर्क होता है। ठीक है। अगर आपसे पेपर में सिंपल पूछा जाता है कि एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, तो हमारा आंसर हमें पता था कि क्या होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर आपसे किसी ने पूछा है कि रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि आपको पूछा क्या गया है पेपर में, एग्जीक्यूटिव पूछा गया है या रियल एग्जीक्यूटिव पूछा गया है। रियल एग्जीक्यूटिव नाम की वैसे कोई चीज नहीं लिखी गई है संविधान में, बट स्टिल इस देश के अंदर जितना भी काम होता है उसके लिए सोलली रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, देश का प्राइम मिनिस्टर। देश की तरक्की होगी नहीं होगी, हम कहां तक जाएंगे कहां तक नहीं जाएंगे, इन सब चीजों के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। तो उसी को स्टडी करते हैं कि कैसे है, किस तरीके से है, कि मैं ये वर्ड्स यूज कर रहा हूं बार बार कि हाउ ही बिकेम द रियल एग्जीक्यूटिव। ठीक है। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 75 सेज दैट ओनली द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। वो कहते हैं कि आर्टिकल 75 कहता है दैट प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। नॉर्मल प्रोसेस क्या है, लोकसभा के इलेक्शन होंगे, उस इलेक्शन के बाद आपका जो प्राइम मिनिस्टर, जो पार्टी जीती है, वो एक कैंडिडेट को नॉमिनेट करेगी कि ये हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है। तो उसको अपॉइंट कौन करवाएगा, आपका प्रेसिडेंट। तो दिस इज द प्रोसीजर। Further, it says a person who is not a member of either house of the parliament can be appointed as a prime minister for 6 months, within which he should become a member of either house of parliament, otherwise he cease to be member of prime minister। अब ध्यान सुनिएगा, ये लाइन ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का या राज्यसभा का इलेक्शन नहीं लड़ रहा है तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? तो आंसर होगा हाँ। ठीक है, वही लाइन लिखी हुई है, अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस, ना वो पार्लियामेंट के लोकसभा का मेंबर है ना राज्यसभा का मेंबर है, वो फिर भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो सकता है। कितने समय के लिए, 6 मंथ के लिए, 6 महीने के लिए आप उसको अपॉइंट कर सकते हो। लेकिन लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उस व्यक्ति को अपनी सीट प्रूव करनी होती है किसी एक हाउस से, चाहे वो लोकसभा से करे या राज्यसभा से करे। मैक्सिमम टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर जो अपॉइंट हुए हैं आज तक के इतिहास में, वो लोकसभा से थे, एक्सेप्ट द 3। आप याद रखिएगा, पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। पहली थी आपकी इंदिरा गांधी जी। ठीक है। फिर थे आपके सदानंद देवगौड़ा साहब, और फिर आपके आए डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है। आपके जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे, दैट इज डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था, ये डायरेक्टली अपॉइंटेड नहीं थे। ठीक है, सॉरी, ये डायरेक्टली अपॉइंटेड थे, इनको किसी ने इलेक्शन नहीं लड़वाया है। ठीक है। ऐसे केसेस के अंदर हम इनको क्या वर्ड यूज करते हैं, पैराशूट कैंडिडेट, कि आपने एक व्यक्ति को चुना, आपको लगता है कि वो देश संभाल सकता है, इलेक्शन तो नहीं लड़ा, लेकिन आपको लगता है कि हमसे बेटर लीडर हो सकता है, तो आप उसको एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हो। और यही सिनेरियो 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ रहा था, जिन्होंने बाद में राज्यसभा सीट जो थी असम से, वहां से अपनी कैंडिडेटशिप को प्रूव किया और वो प्राइम मिनिस्टर बने रहे। ठीक है। इससे पहले इतिहास में सिर्फ 2 बार ही हुआ था, सदानंद देवगौड़ा साहब बने थे एंड इंदिरा गांधी बिकेम द फर्स्ट पर्सन और इवन द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर
एंड दैट्स टू बी अपॉइंटेड बाय द राज्यसभा। ठीक है, वो पहली प्राइम मिनिस्टर भी थी, पहली प्रधानमंत्री भी बनी, पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी, और पहली प्रधानमंत्री वो थी जो कि राज्यसभा से चुनकर आई थी। तो आपको तीनों पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, कई बार स्टैटिक क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, फर्दर वो कहता है कि एज लॉन्ग एज प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज द मेजॉरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा ही कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय द प्रेसिडेंट। जब तक लोकसभा में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की आपकी मेजॉरिटी है, जैसे मैंने आपको बोला कि एक सरकार है चुनकर आती है, आप एक पार्टी को चुन लेते हो, वो मेजॉरिटी लेकर आती है, तो उसका जो बंदा है वो आपका प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, जो हेड है। ठीक है, तो वो तब तक प्राइम मिनिस्टर बना रहेगा जब तक उसके पास बहुमत है, मेजॉरिटी है। ठीक है, अगर बहुमत नहीं होगा तो प्रेसिडेंट उसको डिसमिस कर सकता है या उसे रेजिग्नेशन ले सकता है। ये केस 1996 में, 1997 में आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ हुआ था, एक सीट से कम पड़ गए थे। बहुमत का नंबर क्या है भारत में? 272 प्लस सीटें। सुना होगा आपने 2019 में एक नारा था, अब की बार 272 पार। ठीक है, और गलती से वो 300-350 पार चले गए हैं। ठीक है, तो ऐसे नारे लगते हैं। 272 का मतलब पूर्ण बहुमत। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी एक सीट कम रह गए थे, उनकी 270-71 सीटें बनी थी उस समय पर, तो उनको रिजाइन करना पड़ा। ही बीन डिसमिस्ड बाय द प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि आपकी अगर इफ यू लूज द कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा और आपकी मेजॉरिटी खत्म हो जाती है तो आप सीज हो जाते हैं। यू हैव बीन सीज टू बिकम कंटिन्यू एज अ प्राइम मिनिस्टर। आपको रोक दिया जाता है कि आप अब प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अपना बहुमत साबित कीजिए, तभी आप प्रधानमंत्री हैं। अगर आप बहुमत साबित नहीं कर सकते हैं, in that case you are ceased to be the prime minister. I hope ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, I will definitely reply back. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको वो कहता है कि पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, पावर और फंक्शंस किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर के काम करते हैं। सबसे पहला, ही रिकमेंड्स अ पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। अब ध्यान से सुनिएगा स्लाइड को। क्यों 44वां संशोधन इतना जरूरी हो जाता है संविधान में? क्यों उसने सारा हिसाब किताब बदल दिया? 44th अमेंडमेंट 1978, यहां पर एक वर्ड ऐड किया गया था कि प्रेसिडेंट इज ऑब्लिगेटरी टू टेक एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी कि राष्ट्रपति को प्राइम मिनिस्टर और उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज में कैबिनेट मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, डेप्यूटी ऑफ स्टेट सब आ जाते हैं, अगर उसकी सलाह के बिना काम करता है तो वो काम अपने आप में नल एंड वॉइड है, वो जीरो है, जब तक वो उसकी सलाह पर नहीं होगा। तो मुद्दा यह है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा वही होगा, अगर उसके अलावा कुछ हुआ फिर दिक्कत है। जैसे कि यहां पर लाइन लिखी गई है, द पर्सन अपॉइंटेड शैल बी अपॉइंटेड बाय द मिनिस्टर ऑफ बाय द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है वो मिनिस्टर किसकी तरफ से रिकमेंड होना चाहिए? बाय द प्राइम मिनिस्टर। अगर रिकमेंड नहीं है तो आप उसको मिनिस्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। सिमिलरली वही चीज को दोबारा कह रहा था, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन एज मिनिस्टर हु आर रिकमेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अगर मुझे किसी को कैबिनेट मंत्रालय देना है तो भी कौन डिसाइड करेगा? प्राइम मिनिस्टर। इसमें भी कोई मर्जी नहीं चलेगी किसी की। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा 2014 की लोकसभा के चुनाव के बाद आपके राजनाथ सिंह जी उस समय होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री, लेकिन अब 2019 में क्या हुआ? वो रक्षा मंत्री बन गए और होम मिनिस्टर कौन बन गए? अमित शाह जी। तो यहां से आपको एक चीज क्लियर होती है कि प्रधानमंत्री की चलेगी, किसी और की नहीं चलेगी। जिस मिनिस्टर के ऊपर वो ठप्पा लगा देगा कि इस मिनिस्ट्री को ये बंदा देना है तो वो दिया जाएगा और प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करेगा। ठीक है, फर्दर he allocates and reshuffle the various portfolios among the ministers। वो कभी भी रीशफलिंग कर सकता है। नॉर्मली इलेक्शन के टाइम पर देखते हैं हम लोग, अभी 2022 में जब यूपी के इलेक्शन हुए तो उससे पहले कुछ मंत्रालय ऐसे थे जिनमें रेजिग्नेशन लिए गए मंत्रियों से और वो डिपार्टमेंट यूपी के मंत्रियों को दिए गए स्पेशली। ठीक है, जैसे कि कोविड के टाइम पे आपके हर्षवर्धन जी ने बड़ा जबरदस्त काम किया था, ही वाज अ हेल्थ मिनिस्टर, लेकिन वो डिपार्टमेंट उनसे ले लिया गया। क्यों? रीशफलिंग करनी थी। तो रीशफलिंग कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। ठीक है, he can ask a minister to resign or advise the president to dismiss him in the case of difference of opinion। अगर आपकी किसी बात पर प्राइम मिनिस्टर के साथ सर्वसहमति नहीं बैठती है, आप सहमत नहीं है दोनों किसी एक मुद्दे पर, तो प्राइम मिनिस्टर आपसे रेजिग्नेशन ले सकता है और प्रेसिडेंट को ऑर्डर दे सकता है कि इस बंदे को आप क्या कर दीजिए? डिसमिस कर दीजिए। एंड प्रेसिडेंट इज बाउंड टू डू दैट। ठीक है, फर्दर ही प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री एंड इन्फ्लुएंस इट्स डिसीजन। जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के मीटिंग्स होती हैं उसको हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर।
एंड इन्फ्लुएंस इट्स डिसीजन, यानी कि प्रधानमंत्री डिसीजन ले रहा है। अगर मैं ये कहूं कि आज नितिन गडकरी जी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में, तो उस डिसीजन में इतने लेवल पर उसको एक्सपैंड करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने में जो डिसीजन मेकिंग है वो किसकी है? आपके प्रधानमंत्री की है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि जब भी कोई देश की तरक्की हो रही है, नहीं हो रही है, आपका अच्छा बुरा जो भी हो रहा है उसमें प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के हर डिसीजन के अंदर जो इन्फ्लुएंस रहता है वो किसका रहता है? प्रधानमंत्री का रहता है। He guides, directs, control and coordinate the all activities of the minister। अब लेवल देखो जरा, गाइड भी करेगा, डायरेक्ट भी करेगा, कंट्रोल भी करेगा, फिर कोऑर्डिनेट भी करेंगे। जितनी भी एक्टिविटीज हैं, गाइड करने का मतलब है आप दिशा निर्देश दे रहे हो, डायरेक्शन भी बताओगे कि काम करना कैसे है, फिर कंट्रोल भी करोगे, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, कोऑर्डिनेट करोगे कि काम ठीक से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बाई खाता लेते रहना, टाइम टू टाइम रिपोर्ट लेते रहना। तो सारी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्वमेंट किसकी है? आपके प्राइम मिनिस्टर की है। ठीक है, चलिए फर्दर वो आपको कहता है ही कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री बाय रेजिग्नेशन फ्रॉम बाय द ऑफिस। एक झटके में आपकी सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री खत्म हो सकती है अगर आपका प्राइम मिनिस्टर आज रिजाइन दे दे। ठीक है, मैं इसको भी आगे क्लाइंट में यूज करूंगा, ध्यान रखना। फिलहाल अभी इतना याद रखिएगा, अगर आपके प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन दिया है तो आपकी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का रिजाइन कंसिडर हो जाता है। इस केस में आपकी लोकसभा भंग हो जाती है, फ्रेश इलेक्शंस कॉल अप कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। चलिए, हिज रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ एन इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर will automatically dissolve the council of ministry and thereby generates a vacuum। This is what I was telling you कि अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है या उसकी डेथ हो जाती है तो ऐसे केस में सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का रिजाइन कंसीडर कर लिया जाएगा एंड सीट विल डिक्लेयर्ड एज अ वैक्यूम। 99% ऐसे केस में आप इलेक्शंस करवाते हो क्योंकि बहुमत वाला सवाल पैदा नहीं होता इस केस में, सेकेंडरी चीजें हैं। 99% इस केस में आपकी लोकसभा भंग कर दी जाती है, फ्रेश इलेक्शंस कॉल अप कर दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए, ये इंदिरा गांधी जी के समय के बाद हुआ था जब आपके राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। फर्दर पावर्स देखते हैं कि क्या है। ही इज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। अब प्रेसिडेंट को भी तो ब्यौरा चाहिए ना कि देश कैसे चल रहा है, हेड है देश का, तो उसके लिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री काम कर रही है तो उसका जवाब प्राइम मिनिस्टर देता है प्रेसिडेंट को, मेरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कैसे काम कर रही है। या काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को प्रेसिडेंट से कोई बात कहनी है तो वो किस माध्यम का इस्तेमाल करेगा? प्रधानमंत्री के। ठीक है, दिस इज व्हाट इज रिटन। ये प्रिंसिपल चैनल है, चैनल मींस माध्यम है कम्युनिकेशन का, किसके बीच में? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बीच में और आपकी मिनिस्ट्री के बीच में। फर्दर ही एडवाइसेस द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू द इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स लाइक अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, इलेक्शन कमिश्नर्स, मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन एंड सो ऑन एंड व्हाट नॉट। इस देश में जितनी भी बड़ी और हाई पोस्ट हैं, चाहे वो आपके देश का अटॉर्नी जनरल हो, चाहे वो आपके देश का कैग हो, यूपीएससी के चेयरमैन हो, इलेक्शन कमिश्नर्स हो, मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन हो, इन सब की अपॉइंटमेंट में रिकमेंडेशन किसका चलता है? आपके प्रधानमंत्री का। अगर किसी भी सिनेरियो में प्राइम मिनिस्टर ने कोई कैंडिडेट रिकमेंड नहीं किया है, प्रेसिडेंट उसे अपने आप नॉमिनेट या अपॉइंट नहीं कर सकता, याद रखना। हर बार आपको कैंडिडेट कौन देगा? प्रधानमंत्री ही देगा। तो इन केस इसका मेन जो क्रक्स निकलता है, इसका जो निचोड़ निकलता है वो निचोड़ ये है कि वही बंदा इन पोस्टों पे जाएगा जिसके नाम के पीछे मोहर किसकी लगी होगी? प्रधानमंत्री की। अदरवाइज प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनीवन। ओके, तो एक वर्ड्स देखो कितनी पावर बदलती हैं कि 44th अमेंडमेंट क्या कहती है? ऑब्लिगेटरी। तो एक इस शब्द ने प्रेसिडेंट की पावर्स को खत्म कर दिया है। ठीक है, He advises the president with regard to the summoning and proroguing the session of the parliament। हमने प्रेसिडेंट में एक पावर पढ़ी थी कि प्रेसिडेंट सेशन को समन करता है और प्रोरोग यानी कि रोक लगाता है, लेकिन इसको एडवाइस कौन करता है इस केस में? प्राइम मिनिस्टर करेगा। खुद से नहीं कर रहे हैं वो, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर होगा। फर्दर ही कैन रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टू प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। आज प्रधानमंत्री का मूड बन जाए भी मुझे लोकसभा कंटिन्यू नहीं करवानी, बहुत गंद पड़ रहा है, बंदे मेरे साथ नहीं है, मुझे लग रहा है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा, रिजाइन करो, प्रेसिडेंट को बोलो कि डिसॉल्व कर दे, ये हो जाएगा। बहुत बड़ा टास्क नहीं है, इट्स अ वेरी इजी टास्क, बट नो विल डू दैट इजीली। फर्दर ही बिकेम द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल एंड नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल। जैसे ही आप प्रधानमंत्री बनते हो ये डिपार्टमेंट आपके पास रहते हैं नेचुरली, जैसे कि नीति आयोग, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल,
नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल जो देश की एकता बनाए रखती है, इंटर स्टेट काउंसिल भारत के सारे राज्य मिलकर चले और देश की तरक्की हो, इसके लिए भी प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल रहता है इस काउंसिल के थ्रू। और सारे वाटर रिसोर्सेज के ऊपर भी आपका कौन रहता है, प्राइम मिनिस्टर ही रहता है। तो ये आपको याद होने चाहिए। और क्लास ये जो वर्ड है ना नीति आयोग, इसके क्वेश्चन आज तक पूछा जा रहा है, मैं बड़ा हैरान होता हूँ। 2015 में आया था, 2022 तक अभी तक नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछी जाती है। बट गलत नहीं है, सही इसलिए क्योंकि लोगों को आज भी नहीं पता कि नीति आयोग की भी फुल फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मैं रिपीट कर रहा हूं, नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। लिख लेना, पेपर में रिपीट पे आता रहता है, क्योंकि अभी तक लोग इसका सही आंसर नहीं करते। लोगों को मालूम ही नहीं है कि नीति आयोग की भी फुल फॉर्म है। लोगों को लगता है कि अपने आप में कंप्लीट वर्ड है, बट नहीं, इट हैज अ फुल फॉर्म, एब्रीविएशन नहीं है। चलिए अब यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को देखते हैं कि किस तरीके से सिस्टम चलता है। सबसे पहला वो कहता है कि आर्टिकल 74 प्रोवाइड्स फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री विद द प्राइम मिनिस्टर एज अ हेड एंड एडवाइस एंड एड्स टू प्रेसिडेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ फंक्शन। इस देश में प्राइम मिनिस्टर हेड है, ठीक है, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का, जिसमें वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा उसकी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो मेन मुद्दा ये है, ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट आपको किस आर्टिकल से मिलती है, तो आर्टिकल नंबर 74 है, ये याद रखना। बात यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की हुई है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को हेड कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेगा, ये याद रखना। तो 74 से हमें पता लगता है ये। फर्दर, a minister who is a member of one house of parliament has right to speak in the take part in the proceeding of other house also, but can vote only in the house in which he is a member. अगर कोई मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, काउंसिल मिनिस्टर है, तो उसको अपने हाउस को छोड़कर दूसरे हाउस में बोलने का पूरा अधिकार होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, जब आर्टिकल 370 पास हुआ तो आपने नोटिस किया होगा कि अमित शाह जी पहले लोकसभा में बोले, फिर वो राज्यसभा में भी जाके बोले। तो मेंबर तो वो लोकसभा के हैं आपके अहमदाबाद से, लेकिन राज्यसभा में भी बोल पड़े। तो ये राइट दिया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को कि वो एक हाउस में भी बोल सकते हैं और दूसरे में भी बोल सकते हैं, जिसके वो मेंबर है उसमें भी और जिसके मेंबर नहीं है उसमें भी। बट वोटिंग करनी होगी तो सिर्फ उस हाउस में करेंगे जहां से वो बिलोंग करते हैं। तो अमित शाह जी को अगर वोटिंग करनी है तो वो लोकसभा में वोटिंग कर सकते हैं, राज्यसभा में वोटिंग नहीं कर सकते, स्पीच दे सकते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। स्पीच देना और वोट देना, स्पीच दोनों जगह है, वोट सिर्फ वहां है जहां पे आप बिलोंग करते हैं, जहां से आप इलेक्शन जीत कर आए। फर्दर वो कहता है कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटीज को ध्यान से समझना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्टिकल 75 क्लियर्स दैट स्टेट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज कलेक्टिव रिस्पांसिबल टू द लोकसभा। पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री आपकी रिस्पांसिबल होती है भाई लोकसभा के काम को चलाने के लिए। अगर कोई गड़बड़ हुई है तो सबके सब पकड़े जाएंगे, ठीक है। कैसे, वो देखना। All the minister owns joint responsibility to Lok Sabha for their acts of omission and commission. कोई गलती होती है, कोई बढ़ा हुआ है तो भी, अगर गलती हुई है तो भी, दोनों केसेस के अंदर आपकी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये लोग आपस में आंसरेबल हो जाते हैं, दे वर्क एज अ टीम एंड दे सिंक एंड स्विम टुगेदर। अब इसको सुनना ध्यान से, ये सारी कहानी क्या है। अगर कोई गलती काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ने की है तो प्राइम मिनिस्टर आंसरेबल है, प्राइम मिनिस्टर ने गलती की है तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आंसरेबल है। अच्छा काम किया तो सबकी तारीफ होगी, एक ने भी बुरा काम किया तो सबकी बुराई भी होगी। बात यह है कि ये सब इकट्ठे डूबेंगे और इकट्ठे तरेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन दिया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का रिजाइन कंसिडर हो जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ने रिजाइन दिया तो प्राइम मिनिस्टर का रिजाइन कंसिडर हो जाएगा। ये सब इकट्ठा ही है, ठीक है। तो बात ये होती है कि अगर एक भी डिपार्टमेंट में गड़बड़ हो जाए तो सारा का सारा डिपार्टमेंट आपस में क्या हो जाता है, आंसरेबल हो जाता है, ठीक है। तभी आर्टिकल नंबर 75 आपको क्या बताती है, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी, कि प्राइम मिनिस्टर प्लस उसकी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री आपस में इकट्ठे चलेंगे, कलेक्टिवली रिस्पांसिबल है लोकसभा के लिए, ठीक है। वो कहता है कि अगर आपकी कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो सारे मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग फ्रॉम द राज्यसभा। अगर आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में कुछ लोग राज्यसभा से बिलोंग करते हैं तो उनको भी रिजाइन देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, रेजिग्नेशन आप कहां से भी दोगे, राज्यसभा से भी दोगे। जैसे अरुण जेटली साहब राज्यसभा से वित्त मंत्री थे, इन केस अगर ऐसा कुछ हो जाता तो राज्यसभा से, मतलब यहाँ पे आपके जो अरुण जेटली साहब थे उनको भी रेजिग्नेशन देना पड़ सकता था। पॉइंट क्लियर करना इसको कि राज्यसभा के मेंबर्स भी रेजिग्नेशन देंगे। तो कहते हैं कैबिनेट डिसीजन इज बाउंड टू द ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स वेदर दे आर विलिंग और नॉट। अगर आपके कैबिनेट मंत्रालय में 15 लोग बैठे हैं,
13 हाँ करते हैं, 2 ना करते हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उन 2 को भी बात माननी पड़ेगी जो 13 ने कहा है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन काम नहीं करेगा। ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाला कोई सिस्टम नहीं है इस केस के अंदर। ठीक है, चलिए इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते हैं कि क्या है। आर्टिकल 75 कंटेन्स द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि आपका तब तक काम है जब तक प्रेसिडेंट के टाइम पीरियड में हो। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर ही बताता है कि आपको रिमूव करना है। ठीक है, सपोज करो पूरी कैबिनेट ने गलती नहीं की, सिर्फ एक डिपार्टमेंट घोटाला हो गया। मैं कहता हूँ आज रेल मंत्रालय में घोटाला हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि सारी की सारी मिनिस्ट्री को रिजाइन करने के लिए कहा जाएगा। आप सिर्फ रेल मिनिस्टर को भी रिजाइन करने के लिए बोल सकते हो। रेस्ट ऑफ द मिनिस्ट्री एंड द प्राइम मिनिस्टर विल कंटिन्यू एज इट इज फ्रॉम देयर ऑफिस। ठीक है, तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, कलेक्टिव भी है। कलेक्टिव है जब सब इकट्ठे डूब जाएंगे, लेकिन अगर एक बंदे ने गलती की है तो ऐसा नहीं कि सबको सजा देनी जरूरी है। आप अकेले उसको भी डिसमिस करवा सकते हो प्रेसिडेंट से कहकर। ठीक है, दिस व्हाट इज रिटन ओवर देयर। However, the president remove a minister only on the advice of prime minister, जो मैं आपको बता चुका कि प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर ही ऐसा होगा। ठीक है, सो क्लास यहीं तक कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम आपको नेक्स्ट टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। टिल देन आप अच्छे से पढ़िए, आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे से इसको ढंग से पढ़िए, और अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे जरूर पूछिए। एंड रेस्ट यू कैन कनेक्ट अस टू ऑनलाइन चैनल्स जो भी हमारे हैं, दैट इज यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।